गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 8 एनसीईआरटी सिलेबस के तहत ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन का अध्ययन कर रहे थे एवं जिसके अंतर्गत आज हम खनिजों के उपयोग, संरक्षण, शक्ति संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास के बारे में, उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। खनिजों का जो उपयोग होता है वह कई उद्योगों में होता है। हमें ये पता है जो खनिज होते हैं उनका उपयोग हम कई प्रकार के, कितने ही प्रकार के जो है उद्योग होते हैं उनमें उनका उपयोग होता है। रत्नों के लिए जो रत्न बनाए जाते हैं उन रत्नों के अंतर्गत भी जो है खनिजों का उपयोग होता है। ये इस प्रकार से प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। जो प्रयोग के लिए खनिज हैं जैसे कि रत्नों का बनाया जाना, और ये कठोर होते हैं। आभूषण बनाते समय इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है। तांबा जो होती है वह एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है और एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण एवं रसोई के बर्तन तक, इन सब में भी इसका एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण खनिज अनवीनीकरणीय यानी अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन जिसे नया वापस नहीं बनाया जा सकता है वह कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। खनिजों का जो निर्माण होता है वो 2-5 दिन, महीनों, वर्षों में नहीं होता है, लाखों करोड़ों वर्षों में होता है। और जब वो और एक जगह पर इकट्ठा होने में भी उसको बहुत सारा समय लगता है। मानवीय उपभोग की दर तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। जो उसका बनने का प्रोसेस है ना वो इतना धीमा है एवं उसका उपभोग, उसका खत्म होना, उसका यूज़, उपयोग का जो दर है, समय की उपभोग की दर बहुत अधिक है। यानी कि वो बन रहा बहुत धीरे है एवं समाप्त बहुत ही जल्दी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? पानी तो एक मटका है, पीने वाले 10 जने, तो जल्दी समाप्त होगा। और एक पानी का मटका जिसको 2 जने पीने वाले तो वो बहुत दिनों तक पानी चलता रहेगा। यही है खनिज की खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है और जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन। सन्नी की मां अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। सन्नी की मां अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले करती है गाइजर का बटन दबाते हुए, और वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी यानी कि जो पोशाक है, विद्यालय की यूनिफॉर्म, उस पर भी प्रेस इस्त्री करती है। और इसके ही बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ ऐसे सन्नी को पुकारती है, क्या तुमने स्नान कर दिया? और कर लिया हो तो फिर तुम आओ और नाश्ता करने के लिए बुलाती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। सन्नी क्या करता है? विद्यालय जाते समय बत्तियों यानी कि बल्ब, ट्यूबलाइट्स और पंखों के जो बटन हैं उनके स्विच बंद करना भूल जाता है।
माउंट बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन बहुत उपकरणों गैजेट जो है, बहुत सारे उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं, उन पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। मांग बहुत अधिक है, पूर्ति बहुत ही कम है, इसलिए उनके बीच अंतर ज़्यादा हो गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन भी आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस में टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, जीवन स्तर भी उच्च उठता जा रहा है और जीवन में जो परिवर्तन देखने को हमें मिलते रहते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है और ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा के संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत संसाधन। अब हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है परंपरागत ऊर्जा का संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के संसाधन का परंपरागत यानी अनेक हमारी पीढ़ियाँ ये जो है बहुत वर्षों पहले से जिसका उपयोग हो रहा है, परंपरा से हमारी परंपरा चली आ रही है उनका उपयोग करते करते, तो बहुत लंबे समय से सामान्य उपयोग में जिनको लाया जा रहा है अभी तक, वह ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन ये दोनों ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस यह ईंधन है। तो खनिज तेल के बारे में और प्राकृतिक गैस के बारे में, इसका लाभ क्या होता है? आसानी से परिवहनीय है, टैंकरों में इनको भर के ले जाया जा सकता है इधर से उधर। पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार भी यही माना जाता है। प्राकृतिक गैस का लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय, पाइपलाइन के द्वारा पाइपलाइन बिछा की उसमें से ये परिवहन इसका होता रहता है। तेल और कोयलों से अधिक स्वच्छ है और तेल से सस्ता होता है। इनमें हानि क्या है? तेल अधिप्लावन, तेल जो है अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी होती है एवं नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। नया ये ईंधन का उपयोग होने के बाद इसको फिर से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस चाहिए तो फिर से इसका आसानी से अन्वेषण इसकी खोज, इनका निर्माण नहीं हो सकता है। देखते हैं हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ईंधन, सुप्राप्य और बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि है संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण भी फैलाता है ईंधन, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि भी करता है और निर्नवीकरण है ये। इसका नवीनीकरण बहुत मुश्किल, हजारों वर्ष लग जाते हैं। कोयला लाभ बता रखा है, विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं पूरी हमारी इस पृथ्वी की भूपर्पटी के अंतर्गत, खानों के अंदर विद्यमान है। और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कोयले से ताप बिजली घर चलते हैं। हानि क्या है? कोयले को जलाने पर हमें पता है बहुत सारा धुआं जो है उठता है, तो प्रदूषण फैलाएगा, पर्यावरण प्रदूषण, और परिवहन के लिए भारी है। इसको ले जाना कोयले को, ये थोड़ा भारी पड़ता है। जल विद्युत लाभ बता रखा है, जल विद्युत का कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसका सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता भी होता है। हानि स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है।
जल विद्युत के लिए बांध बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े झील बनानी पड़ेगी, तो वहाँ भराव क्षमता आ जाती है और उसके कारण जो है वहाँ पर निवास नहीं हो सकता है। आसपास के स्थानीय समुदाय को वहाँ से विस्थापित करना पड़ता है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन एवं स्थापित करने में बहुत खर्चीला होता है। एक बांध बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। इन्हीं के अंतर्गत ईंधन, सबसे पहला है ईंधन। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की गई 50% से भी अधिक जो है वो ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। और जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक जमीन के अंदर दबे रहे थे। पृथ्वी की प्रलय या उथल पुथल जब आई थी, उसके कारण जितने भी सजीव जगत था वो सब जमीन में दब गया और वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो जल नहीं पाए, परंतु अत्यधिक ज़मीनी ताप, भूगर्भिक दाब और ताप के कारण वो वहीं पर सड़ करके वहीं पर जम गए और वहीं पर जो है वो लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित हो गए। वही जो हैं जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन हो गया जैसे कि वनस्पति से, जैसे पेड़ पौधों से बना कोयला। जीवाश्मी ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं और इन खनिजों का भंडार सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, हमारी विश्व की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सभी को जो है इनकी आवश्यकता है और सीमित भंडार है, वह इनके निर्माण की दर बहुत ज़्यादा नहीं है। निर्माण की दर से कहीं ज़्यादा उपयोग की दर है, इसलिए शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। हमें पता है ये पृथ्वी पर जितने मौजूद हैं, क्योंकि वो समाप्य संसाधन है, समाप्य और असमाप्य या फिर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये अनवीकरणीय है। हम इसे पेट्रोल को हम नहीं बना सकते हैं, ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और बनने में लगे हैं हजारों लाखों वर्ष। अगला है टॉपिक कोयला। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों एवं विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। लोहा पिघलाने के लिए इस्पात संयंत्रों में, घरेलू ईंधन में, वाष्प चालित इंजनों में और विद्युत ताप बिजली घर के अंतर्गत विद्युत उत्पन्न करने में इसका उपयोग होता है कोयले का। और कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। और विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र है रानीगंज, पश्चिमी बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो झारखंड में हैं। पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ होती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। साइकिल जब अधिक भारी चलती है या बारिश में गीली होने के कारण वह बहुत दब कर चलती है, उसमें से चरमराने की अलग से आवाज़ आती है। तो दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम जो भूमि में से प्राप्त किया जाता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है
यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे जो है पारिष्करणशाला में भेजा जाता है और वहाँ पर इनका जो है पारिष्करणशाला में भेजने के बाद में यहाँ पर ये अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। उस पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है यानी केरोसिन, मोम बनती है, प्लास्टिक और स्नेहक के रूप में भी स्नेहक भी बनता है, और जो हम शू की पॉलिश होती है वो उससे निर्मित होती है, ऑयल बनता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि वो ज़मीन में से प्राप्त किया जाता है, बहुत ही महंगी वस्तु और काला होता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान। और पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद देश जो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतार है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा माने जाते हैं। शब्द उत्पत्ति दे रखा है। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा अर्थ सेल, पेट्रा का मतलब होता है सेल, और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो सेल का तेल यानी चट्टानों का तेल, यानी चट्टानों के अंतर्गत ये पाया जाता है उनके बीच में, तो इसलिए इसको बोला है पेट्रोलियम। इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है सेल का तेल। इसमें देखिए अगला टॉपिक, क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन होता है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है। सबसे पहली बात तो क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है और जो माइलेज होता है गाड़ियों में वो अधिक दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर और दिल्ली मुंबई जहाँ पर सीएनजी के पेट्रोल पंप होते हैं, सीएनजी गैस जहाँ उसके सेंटर जहाँ होते हैं वहाँ उन शहरों में इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। अगला है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है और इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। घर में एलपीजी का उपयोग करते हैं अपन, हमारे गैस सिलेंडर जो होते हैं वो एलपीजी के होते हैं। और वाणिज्यिक ईंधनों में भी किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं और विश्व के बहुत कम देशों के पास में प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार है। हमारे जीवाश्म जो ईंधन हैं उनके उपयोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है और इन ईंधनों के जलने से निकलने वाली विषैली प्रदूषक जो गैस है वो भी चिंता का विषय है। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है। जिस प्रकार से एक जल की टोटी से पानी टपकता रहता है उसी प्रकार से इनका अनियंत्रित रूप से जलना भी एक प्रकार से समस्या है, अंततः सूख जाती है। और इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्मी ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं। इस प्रकार से आज हमने परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत इनके कुछ उदाहरणों का विस्तृत से वर्णन किया है। आगे हम जल विद्युत के बाद में हम जो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इनके बारे में और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्ते।